तो आज दोस्तों नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने लेकर आया है जो 2 जनवरी 2026 यानी दोस्तों देखो 2026 चल रहा है और 2026 के क्वेश्चन को ही मैं लेकर आ गया हूँ। ये कौन से सब्जेक्ट का हुआ है, कोड नंबर जो है सब्जेक्ट का कोड है 92 और इसका जो है नाम है ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़। यानी 2 जनवरी को जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं उठा कर लाया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा मैथ। क्या बताऊँगा दोस्तों? मैथ। तो चलिए मैथ और रीजनिंग के जितनी क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन और उससे ज़्यादा भी होंगे तो उससे अटेंड करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी वे में करेंगे दोस्तों सॉल्व। एक बार फिर भी बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं वो मैं जो लाइन से मैथ सेक्शन यूजीसी नेट के प्ले लिस्ट में मैंने यूजीसी नेट नाम से जो है मैथ का जो रीजनिंग का जो मैंने बनाया होगा आपका प्ले लिस्ट, उसमें जाकर पहले वीडियो इसको देखिएगा। उससे पहले भी डीआई का पहला वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उसमें हमने पूरा डिटेल में जो है डिस्कस किया है। चलिए दोस्तों डिस्कस किया है कि किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन मैथ में देखने को मिलते हैं, उसको मैंने डिस्क्राइब भी किया है। उसको आपको जानना अति आवश्यक है, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें तभी जाकर ये सारी बातें को समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर भले 21 से कह रहा है कि ए और बी की आय 3 संबंधित 2 के अनुपात में है और उनके व्यय का अनुपात 5 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक 3000 रुपये की बचत करता है तो ए की आय रुपये में कितनी होगी? ध्यान देना दोस्तों, ए और बी के बारे में कह रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये रहा ए संबंधे बी, माने ए और बी के बारे में डिस्कस हो रही है। इधर आय के बारे में देखो, ऐसे ही तुम भी बनाना। इधर आय के बारे में डिस्कस हो रही है, आय के बारे में डिस्कस हो रही है और इधर ठीक है 1 मिनट। तो ये आय के बारे में डिस्कस हो रही है और ये व्यय के बारे में डिस्कस हो रही है। आय के बारे में देखा जाए तो ए और बी के आय का अनुपात 3 संबंधित 2 है। आय का अनुपात कितने हैं दोस्तों? 3 संबंधित क्या है? 2 है। आय का अनुपात 3 संबंधित क्या है? 2 है। और यहाँ पर ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है? व्यय का अनुपात है 5 संबंधित 3 है। क्या है दोस्तों? 5 संबंधित क्या है? 3 है। तो कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक 3000 रुपये की बचत करता है, यदि उनमें से प्रत्येक माने ए भी 3000 का बचत करता है, बी भी जो है 3000 का बचत करता है। ए भी 3000 का बचत करता है और बी भी देखो ना, उनमें से प्रत्येक 3000 रुपये का बचत करते हैं। इसका मतलब अगर बचत को भी दिखाएं, देखो अगर बचत को भी दिखाएं, यहाँ पर ऊपर देखो बचत को दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर बचत को दिखा दे रहे हैं हम। ऊपर किसको दिखा दे रहे हैं? बचत को। ए और बी के बचत को दिखा दे रहे हैं और थोड़ा सा कलर क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो देखो ए और बी के बचत को दिखा रहे हैं। बचत कितना? 3000 रुपया ए भी बचा लेता है, 3000 रुपया ए भी बचा लेता है और बी भी जो है 3000 प्रत्येक का मतलब क्या? ये भी जो है 3000 बचाता है। अलग देता तो अलग करते, ये भी 3000 बचा रहा है। यानी सभी लोग कितना बचा रहे हैं? 3000 रुपये बचा रहे हैं की बचत करते हैं। तो ए की आय कितनी है? ए की आय क्या है? कितनी है? ये बातें जो है हो रही हैं। अब देखो दोनों लोग समान बचा रहे हैं, दोनों लोग क्या कर रहे हैं? समान चीज़ की बचत कर रहे हैं। तो देखा जाए रेशियो में, और इस चीज़ को भूल जाओ, समान बचत कर रहे हैं, याद रखो। अब याद रखना, अगर तुम्हें बचत निकालना है, बचत तुम ही बताओ, तुम्हें बचत निकालना, तुम ही अगर कमा रहे हो तो जितना कमा रहे हो उसको आय कहते हैं। आय में से जितना खर्च कर रहे हो वो व्यय कहते हैं। तो जितना कमा रहे हो और उसमें से व्यय को घटा दो, जितना खर्च हुआ है वो क्या कर दो? घटा दो। तो तुम्हारा बचते तो पता चलेगा कि कितना बचत है। यानी इस आय में से टोटल कमा रहा है, अगर इसमें से व्यय को घटा ले तो हमारा बचत क्या होगा? समझ में आ जाएगा कि कितना है। तो पहली बात, अगर यूनिट में देखा जाए तो ये रेशियो में है, यानी कुछ ना कुछ इसमें कट गया होगा। वो क्या कटा हुआ, क्या नहीं, क्या मेथड है, इस मेथड को हम बताएंगे। लेकिन इस आय में से व्यय को घटाएंगे तभी हमारा बचत आएगा। लेकिन इस 3 में से 5 को घटाएंगे तो 5 घटेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं हम क्या करें? इस 3 में से 5 को घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, तो इसको हमें बड़ा बनाना पड़ेगा इसके अपेक्षा। तो तुम जानते ही हो कि रेशियो का नियम होता है कि किसी भी संख्या से तुम गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो। हाँ, तो इसमें क्यों ना हम किसी से गुणा कर दे ताकि ये बड़ा हो जाए, तभी तो हम निकल पाएंगे। क्योंकि ये रेशियो में कट गया है। क्या कटा है हमें इससे नहीं मतलब है, लेकिन समझने की कोशिश करो। बचत निकालने के लिए आय में से व्यय को घटाना होगा। आय 3 यूनिट है, अब व्यय 5 यूनिट है, तो घटेगा ही नहीं। इसको बड़ा करने के लिए तुम्हें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 दूना का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 3 दूना का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दूना का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अपने आप हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 से करते तो कुछ नहीं होता, इसलिए 2 से कर दिए। 3 से भी कर देते,
अब देखो क्या ये आपस में समान है, क्या ये आपस में समान है? तो देखो समान है कि मतलब क्या, बचत क्या है। अब 6 में से 5 घटाते हैं तो बचत, एक ही बचत निकल कर आएगी। देखो इधर क्या है, निकल कर आएगा बचत, लेकिन रेशियो में निकल कर आएगा। किस में निकल कर आएगा? बचत। तो 6 में से 5 घटाते हो तो क्या आएगा तुम्हारा? 1 यूनिट आएगा। याद रखना कभी भी कि कुछ इसमें से कटा होगा, इसलिए यूनिट में हम लिख रहे हैं। 6 में से 5 घटाओगे तो 1 यूनिट का तुम्हारा बचत हुआ। माने आय, ए की आय क्या है? 6 यूनिट है। बी की आय क्या है? 4 यूनिट है। ए का भी आय जो है 5 यूनिट है। तो 6 आय में से 5 गया, 1 यूनिट की बचत किया इसने, रेशियो में है। और बी संबंधी भी कर सकते हो। और यहाँ पर बी की क्या रेशियो है? देखो 4 में से 4 यूनिट जो है आय कमाया है बी ने, और व्यय कर दिया 3 यूनिट। बचत कितनी हुई? 4 में से 3 घटा, 4 में से 3 घटेगा क्या होगा? 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा बताओ तुम्हें? 1 यूनिट की यहाँ भी बचत हुई। 1 यूनिट की यहाँ भी क्या हुई? बचत हुई। तो यहाँ भी 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट। और कहा भी है कि बचत दोनों के लिए क्या है? 3-3 हज़ार है, यानी बचत दोनों में समान है। और यहाँ भी तुम घटा रहे हो तो 1 यूनिट आ रहा है, ये भी 1 यूनिट आ रहा है, यानी यहाँ भी समान तुम्हें आ रहा है। अब देखो बचत सभी में समान है, इसलिए इसका यूनिट जो भी आया 1 यूनिट, 1 यूनिट ये समान होना चाहिए। अगर समान नहीं आता तो इसका अंतर जो आता उससे इन दोनों में गुणा करते, और इसका जो अंतर आता उससे इन दोनों में गुणा करते तो भी हो जाता। जैसे देखो 6 और 4 का अंतर क्या आया? 2 आया, तो इसमें 2 से गुणा करते और इसमें भी 2 से गुणा करते। देखो समझा ही देता हूँ। 5-3 का अंतर क्या आया? 2 आया, तो इसमें तुम 2 से गुणा करते और इसमें भी क्या करते? 2 से गुणा करते। चूँकि एक ही समान आ गया इसलिए कर रहे हो। यहाँ पर 6 दूना का क्या हो जाता? 12 हो जाता। और यहाँ पर 5 दूना का क्या हो जाता? 10 हो जाता। यहाँ पर 4 दूना का 8 क्या हो जाता? 8 हो जाता। 3 दूना का क्या हो जाता? 6। अब देखना 12 और 10 का अंतर, यहाँ भी 2 यूनिट आटा। 8 और 6 का अंतर, यहाँ भी 2 ही यूनिट आटा। यहाँ भी समान ही आता। चूँकि ऑटोमेटिक ये समान ही है, इसलिए हमें ये सब गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ समान नहीं होता उसको समान कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैंने इतना सारा बताया। नहीं तो तुम्हें इतनी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं पर देखो 1 यूनिट अंतर, यहाँ भी 1 यूनिट अंतर, यानी बचत समान दिख रहा है। क्यों बचत को समान बना रहे हैं? क्योंकि ये बता रहा है कि दोनों लोग 3-3 हज़ार बचा रहे हैं। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? ये अंतर क्या है? बचत है। तो इस 1 यूनिट का मान ही तो तुम्हारा 3000 है। यानी 1 यूनिट का मान तुम्हारा क्या निकल गया? कितना ईजी तरीके से देखो हो गया। 1 यूनिट का मान तुम्हारा कितना निकल गया दोस्तों? 1 यूनिट का मान निकल गया तुम्हारा 3000। और तुम्हें निकालना क्या है? आप देखो यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो। तुम्हें निकालना क्या है? ए की आय रुपये में, ए की आय यूनिट में कितनी है? ये ए की और ये आय है, इसके में कितनी है? 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 3000 और ए की आय कितनी है यूनिट में? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 6 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान इतना, तो 6 यूनिट का मान 3000 में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा? 18,000। ये तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों कितना इजी तरीका से तुम इस चीज़ को फ्लो चार्ट बनाया और कितना इजी तरीका से समझ लिया। तुम ही बताओ, बचत बराबर आय माइनस व्यय नहीं होता है क्या? हाँ सर होता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने हल कर दिया। विश्वास मानना, रेशियो के क्वेश्चन को मैं इतना इजी बता दूंगा कि देख कर ही उत्तर मारोगे, या एक किए क्या है, एक पेन चलाए हैं और उत्तर तुम्हारा आ गया है। तो क्यों हम बाहरी और बाह्य आडंबर के अनुसार मैं बड़े बड़े चीज़ में तुम्हें बताऊं? जो चीज़ आसानी से हो जा रही है उसको क्यों मैं जो है इधर उधर करके तुमको बड़ा करके दिखाऊं? तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और मज़े तरीक़े से तुम क्या करोगे? सॉल्व करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये देख कर क्या लग रहा है? 582 में से 1 घटा 581। ऐसे ही तो लग रहा है। 582 में से यहाँ पर क्या घटाया होगा? 1 घटाया होगा। चलो देख लेते हैं। 581 से 585, यहाँ पर 4 जोड़ दिया। ठीक है, देखते रहते हैं आगे। 585 से हो गया 576, यानी क्या किया है? इधर -9 किया है। 576 से हो गया है 592, यहाँ क्या किया है? 76 में 4 जोड़ा 80 और 10 90, यानी 14 2 16, यानी 16 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। फिर किया है 592 से किया है 567, अंदाजे पर देख रहे हैं 25 घटाया है। अंदाजे पर देख रहे हैं 12 में 5 गया 7, और यहाँ पर बच्चा 8 में 2 गया 6, हाँ 25 घटाया है। अब इतने से तुम बताओ। अब देखो 1 घटाया, यानी 1 का वर्ग, ये देखो ये 1 का वर्ग है, ये देखो 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। लेकिन अंतर ये है कि बार जोड़ा, एक बार घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है। यहाँ पर जोड़ा फिर घटाया, तो फिर अब 6 का वर्ग यहाँ पर होगा। यहाँ पर घटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुटेगा। यहाँ पर घटा है तो क्या होगा? जुटेगा। 6 का वर्ग 6 का 36 जोड़ दो। 567 में क्या जोड़ दो? 36 जोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं?
घटाने से तुम देखा कि एक बार घट रहा है, एक बार जुट रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुट रहा है, लेकिन वर्ग हो रहा है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घटा है तो यहाँ पर जुड़ेगा। तो 7 से 13 का 3 यानी 603 तुम्हारा राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी जोड़ ही लो, 7 3 10 का, 7 3 9, 1 हासिल 10, अब 5 1 603 तुम्हारा राइट आंसर। इस तरीके से तुम इजी वे में क्या कर रही है, सीरीज को सॉल्व कर लिए उसी विधि से। तो इसलिए घबराओ मत, पहले डिफरेंस देखते जाओ। क्यों मैंने डिफरेंस देखा, क्यों मैंने जोड़ घटाना का नियम लगा, क्योंकि एकदम देखो 500 500 500 500 मैंने एकदम छोटा छोटा वृद्धि या कमी हुआ है। जब छोटा छोटा वृद्धि कमी हो तो जोड़ घटाना का ही लागू करके देखा जाता है। लागू करते ही मेरे को लिंक मिल गया कि एक जगह जोड़ रहा है, एक जगह घटा रहा है, एक जगह जोड़ रहा है, घटा रहा है, और एक वर्ग के रूप में मिल रहा है, अपने आप ही ये बता दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही दोस्तों भिन्न वाला हो गया, कर अवरोही। अवरोही यानी सबसे बड़ा वाला। तो चूँकि हम एक बार बता दिए इसलिए बताने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 9/11। अगला क्या है 8/9। ऐसे एग्जाम में तुम भी करोगे। फिर क्या है 4/7, तो यहाँ पर लिखा है 4/60। फिर क्या है 3/5, तो यहाँ लिखा है 3/5। फिर तुम्हारा लिखे 8/15। अब कलर को थोड़ा चेंज करते हैं पेन का। पहला हर क्या समान है, नहीं समान है। किसी का अंश समान है, किसी का भी अंश, हाँ इसका अंश समान है। तो चलो इसको ABCD लिख दे। A था, ये B था, ये C था, ये D था और ये E था। एक का अंश समान है 8 8, एक का अंश समान है। अंश जब समान होता है तो हर को देखा जाता है। हर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती में होता है। इसका मतलब जो हर बड़ा है, यानी हर बड़ा कौन है, ये हर बड़ा है। ये हर बड़ा है तो भिन्न का मान क्या आएगा, छोटा आएगा। देखो 9 और 15 में ये बड़ा है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा है, तो ये बड़ा होगा, माने E बड़ा होगा B से। ये उल्टा होता है, अंश किससे क्या होता है, उल्टा होता है। यानी तुम्हें क्या मिला यहाँ से, E बड़ा है B से। E बड़ा है B से, देखते ही तुम समझ गए E बड़ा, यानी E पहले आएगा B से। देखा जाए किस किस में E पहले आ रहा है, तो देखो B पहले ही आ गया, यानी E पहले कितना इजी तरीका से हो गया भाई। थोड़ा देखे तो, अरे यार ये गलत चीज़ मैंने लिखी दिया यहाँ पर। देखो 15 बड़ा है, 15 बड़ा है तो ये भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, यानी E छोटा होगा। और 9 क्या है, देखो 9 क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगा, ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, उल्टा होता है, यानी B बड़ा होगा E से। देखो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाता है, B बड़ा है E से, यानी B पहले आएगा। देखो सभी में भी, इसमें भी B पहले आया, इसमें भी पहले आया, इसमें भी, इसमें क्या ही बताऊँ। ठीक है ना, भले इससे तुम्हारा सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं होने वाला है तो अंतर वाला देखते हैं। 9 इसमें कितने का अंतर है, 2 का। 8/9 इसमें कितने का अंतर है, 1 का। 4/60 इसमें अंतर है 3 का। 3/5 इसमें अंतर है 2 का। 8/15 इसमें अंतर है 7 का। तो 2 का अंतर किस में दिखा है, इसमें, यानी D और A में भी तुम बता सकते हैं कौन बड़ा है। D और A में भी बता, यहाँ B बड़ा है इसे ही देख लिए। और तुम किस में बता सकते हो, अब ये अंतर देखो, अंतर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी तुम किसके बारे में बता सकते हो, मेरे हिसाब से A और D के बारे में तुम अच्छे से बता सकते हो। कैसे, देखो इसके अंश को देखो, ये अंश जो है 3 है, ये अंश है जो है 9 है। जो बड़ा रहता है वो बड़ा रहता है, यानी बड़ा कौन होगा, 9/11, यानी बोले तो 9/11 A है। यानी यहाँ से तुम्हें मिला कि A बड़ा होगा, यानी A पहले आएगा और फिर D आएगा, यानी A पहले आएगा फिर D आएगा। इसके अनुसार देखो B पहले आया था, इसमें भी B पहले, इसमें भी B पहले, चलो ठीक है। फिर B पहले का मतलब E से पहले, याद रखना है, E से पहले सभी में आया था। फिर A पहले आएगा D से, देखो A पहले आएगा D से। ये तो पहले ही क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। A पहले आएगा D से, मैंने इस हिसाब से ये सही है। A पहले आएगा D से, इस हिसाब से ये भी सही हो गया। A पहले, इस अकेले पहला ऑप्शन ही क्या हुआ, तुम्हारा नाकारा साबित हुआ। मैंने इस विधि से तुम्हारा पहला क्या हुआ, नाकारा साबित हुआ। देखो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब इनको जोड़ेंगे आपस में। आपस में जोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो देखो ये 2 चीज़ तो मिल गया, BEAD में संबंध। अब कोई भी एक ठे ले लो तुम, जैसे कोई भी एक ले लो, कोई भी, जैसे B ले लो 9/, देखो इसको शुरू से तुम्हें बता दे रहे हैं, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, ठीक है ना। देखो इन दोनों में कौन बड़ा होगा हम बता दे रहे हैं। अब थोड़ा सा इससे क्या करते हैं, मिटाते हैं। तुम्हें एक इजी तरीका सिखा ही देते हैं ये। हाँ, अरे यार सबमिट गया, क्या हो गया, सबमिट गया। चलो ऐसे ही बता देते हैं तुमको। जैसे 9/11 को यहाँ लिखो, देखो यहाँ पर डायरेक्ट इसमें करो 9वां, यहाँ पर देखो 9वां 81 का 1, यहाँ देखो 11वां 8 है, 11वां 8 है 88। कौन बड़ा हो गया, देखो कौन बड़ा हो गया, 88 बड़ा हो गया।
88 क्या हो गया, बड़ा हो गया, 99 81, 88 ये बड़ा, यानी बी बड़ा है ए से। यहाँ से क्या दिखा, बी बड़ा है ए से, दिखा बी पहले आएगा, किससे, ए से भी पहले आएगा, तो बी पहले आएगा। देखो बी पहले यहाँ में भी आ रहा है, यानी ये भी सही होगा। यहाँ पर बी पहले आ रहा है, बी पहले इसमें नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बी पहले आ रहा है ए से, ये भी सही है। मैंने अब देखो ये गलत तुम्हारा साबित हो गया, ये गलत तुम्हारा साबित हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा ये हो गया। अब देखो मैंने क्या, बी पहले आ गया ए से, अब ये छोटा है ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, हाँ मैंने अब इनमें देख लो, इनमें देखो बी और सी में कहीं नहीं है ना, नहीं बी और सी में नहीं है, तो बी और सी में देखो 7 है, यहाँ देखो 7 है, 56, यहाँ लिखो 56, और 9 चौका 36, कौन बड़ा है बताओ, बी और सी में क्या बड़ा है, बी ही बड़ा है। देखो बी और सी में कौन बड़ा है, अरे बी और सी में तुम्हारा कौन बड़ा है, बी और सी लेना ही नहीं था तुमको, क्योंकि बी बड़ा ही पता चला गया। ए में और सी में देखो, ये क्या है, ए और सी में देखो, ए और सी में देखो, ए क्या है 9/11 और सी क्या है 4/7। इसमें देखो 7 9 63 का 63 हुआ, 7 9 63, 11 में 4 से करो 11 चौक 44, कौन बड़ा है, 63 बड़ा है, यानी कौन बड़ा है, ए बड़ा है किससे, सी से, मैंने ए बड़ा है किससे, सी से। यहाँ से तुम्हें निकला कि नहीं, ए बड़ा है, देखो ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, इन दोनों में देखो ए बड़ा है सी से, यानी ए पहले आया सी बाद में आया, चलो ठीक है, ए पहले आया सी बाद में आएगा, यहाँ से भी तुम्हारा काम नहीं बनने वाला, ए बड़ा है सी से, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा हो गया। और सी डी में कहीं दिख रहा है, इसमें देखो सी डी में कहीं दिख रहा है, सी और डी में दिख रहा है कहीं, देखो सी और डी में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सी डी में देखो तो 5 का 20, 5 का 20, देखो हमेशा ये वाला आता है लास्ट वाला, उसी में देखा जाता है, 5 का 20 और 70 के 21, कौन बड़ा है, डी बड़ा है। यहाँ पर से निकला कि डी बड़ा है, देखो ना, देखो 5 का 20 70 का 21, डी बड़ा है किससे, सी से, तो डी पहले आएगा सी बाद में आएगा, डी पहले आएगा, देखो इसमें डी पहले आएगा सी बाद में आएगा, सही है, डी पहले आएगा सी, दोनों से क्या बताएं, डी पहले आएगा सी बाद में आ गया, चलो ठीक है, डी पहले आ गया सी बाद में आ गया, यहाँ से भी नहीं मिला। डी और ई में देखो, डी और ई में थोड़ा देख लो, पंक्तियाँ ही 15 45 आया, 15 45 आया, और 8/40 आया, यानी डी बड़ा है ई से। यहाँ से क्या निकला, डी बड़ा है ई से, डी बड़ा है ई से, यानी डी पहले आएगा और ई बाद में आएगा। देखो डी पहले आएगा ई बाद में आएगा, यहाँ भी देखो डी पहले आएगा लेकिन ई पहले आएगा, इसलिए गलत, यानी तुम्हारा 4 नंबर क्या है, सही आंसर है। इस तरीके से क्या लाइन से तुम चेक करते गए, उत्तर मिलता गया, इस तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा राइट आंसर है। काफ़ी ईजी तरीका से मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही गणितीय कथन की पहचान कीजिए, यानी इसमें ए बी सी डी में कौन कौन सही है, इस कथन की क्या करना है, पहचान करना है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं दोस्तों, मैंने बताया है कि देखा जाता है कि क्या सभी में कोई ऐसा है जो मिल रहा है, जैसे बी है तो बी 3 में मिल रहा है, सी 2 में मिल रहा है, तो 2 चीज़ ध्यान दिया जाता है हमेशा, क्या कोई ऐसा है जो सभी में कॉमन हो, यानी चारों ऑप्शन में कॉमन हो, पहला दूसरा तीसरा चौथों में कॉमन हो। क्या कोई ऐसा है जो चौथों में क्या है, कॉमन है। अगर मिल गया कि कोई ऐसा है जो चारों में कॉमन है, तो उसको हम हल नहीं करते हैं, क्योंकि वो सत्य है, ये चीज़ प्रूफ हो जाता है। तो ऐसा चीज़ हमें इसमें देखने को नहीं मिला कि सभी में कोई कॉमन हो। अगर ये न मिले तो फिर देखा जाता है कि क्या कोई ऐसा है जो चारों ऑप्शन में केवल किसी एक ऑप्शन में आता हो। क्या कोई ऐसा है जो चारों ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन में आता हो। तो ध्यान से देखो, अगर ऐसा मान लो कि कोई ऐसा है जो चारों ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन, जैसे ए मान लो केवल एक ऑप्शन में आया है, वो 3 में, बाकी किसी में नहीं आया। अगर ए को मैंने हल कर लिया, अगर ए सही निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक सॉल्व करते ही हमें उत्तर क्या हो गया, मिल जाएगा, क्योंकि एक केवल 3 में ही है, बाकी में नहीं है, और ये सही भी हो गया, यानी ये कन्फर्म हो गया कि यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो पहला हम सोचते हैं कि क्या सभी में कॉमन कोई है, अगर वो है तो उसको हल हमें करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और फिर दूसरा चीज़ क्या देखते हैं, पहला पॉइंट ये देख लिए, दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि क्या चारों में कोई एक ऐसा है जो केवल एक ही में रहे। समझ आया कि नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में रहे। अगर ऐसा है तो उसको सबसे पहले हल कर लेते हैं, ताकि उसको हल करते ही अगर वो सही हो गया बाई चांस, तो वही ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। तो दोस्तों ये मेरा इजी वे है। मैं मानता हूँ कि ऐसे दिमाग विद्यार्थियों को लगाना चाहिए। अगर ऐसा विद्यार्थी दिमाग लगाता है तो JRF उसके लिए दूर नहीं होगा। तो दोस्तों जो सब करता है वही आप करोगे, तो फिर JRF का
नेट तक ही रह जाओगे। लेकिन जो सब करता है उससे कुछ अलग करोगे, यानी मैथ के भी क्वेश्चन को 100% तुम सॉल्व करोगे, 5 में से 5 क्वेश्चन को करोगे, DI के सारे क्वेश्चन को एक भी तुम गलत नहीं करोगे, ICT के सारे क्वेश्चन को, ICT यानी कंप्यूटर रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे ऐसे किताबें कम्युनिकेशन, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने के चांसेस रहते हैं अगर आप तैयारी थोड़ी सी कर लो। जैसे इसमें देखो, तो जो मैंने बताया, तो पहला तुमने पॉइंट, पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहला पॉइंट लगाओ, क्या सभी में कॉमन कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो पहला हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि क्या कोई ऐसा है कि जो किसी एक में हो। ध्यान से देखो, B 3 में है इसलिए B को छोड़ो, C 3 में है इसलिए इसको भी छोड़ो, D 2 में है इसलिए इसको भी क्या कर दो, छोड़ दो, A केवल 1 में है। तो 1 के सही होते ही तुम्हारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए अगर A को हमने कैसे भी सही कर लिया, A को कहीं, एक और कहीं नहीं है, A मानो A सही हो गया और A और कहीं नहीं है, A नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएंगे, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए ऐसा चीज़ मिला कि A 1 है और B C D सभी में 2 बार आ रहे हैं, तो A को पहले हम हल करेंगे, इससे फ़ायदा मिलेगा। गलत होगा तो चलो भैया गलत हो जाएगा ये ऑप्शन, सही होगा तो यही सही होगा। तो देखो, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। देखो, कोई बल्लेबाज है जो 16 पारी तक खेल चुका है, 16 पारी तक खेल चुका है, 16 पारी तक खेल चुका है, 16 पारी तक क्या किया है, वो बल्लेबाज खेल चुका है और कुछ ना कुछ रन बना ही रहा होगा। जब वो 17वीं पारी में जाता है दोस्तों, जब वो 17वीं पारी में जाता है, 16 पारी तक जाता है, कुछ ना कुछ खेला होगा, लेकिन जब 17वीं पारी जाता है तो इसमें 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में कितने रन बनाता है, 87 रन बनाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। जो विद्यार्थीगण मेरे एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट में औसत वाला भाग नहीं देखे, उसको देख लेंगे, इस क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे। तो 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार अपनी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि करता है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ईजी तरीका से मैं बताता हूँ कि औसत मतलब क्या, औसत मतलब क्या, कोई भिन्न भिन्न नंबर दिया हो, उन नंबरों को जोड़कर जितने नंबर होते हैं उसे भाग करके और एक संख्या निकालते हैं, वो संख्या क्या होती है, वो सभी लोग उतना हो जाते हैं। ये औसत की डिफिनेशन बताया है मैंने। अगर अभी भी जो विद्यार्थीगण इस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो DI का प्ले लिस्ट में जाएँ, UGC नेट DI में जाएँ, उसके प्रथम वीडियो को देखें, मैंने बहुत बढ़िया से इस चीज़ को बताया है, औसत को। ठीक है, चलो देखो, तो क्या करा, इस प्रकार अपन औसत रन की संख्या में, मान लो 16 पारी तक खेला होगा, तो 16 पारी तक खेला होगा तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ उसका औसत रहा होगा, वो औसत क्या रहा होगा, मान लेते हैं यक्स रहा होगा। 16 पारी तक उसका औसत क्या रहा होगा, 16 पारी तक औसत हम मानते हैं कुछ ना कुछ रहा होगा, वो कितना रहा होगा, यक्स रहा होगा। लेकिन यक्स रहा होगा इसका मतलब क्या, पहला पारी में भी देखो, ध्यान से देखो, पहला पारी में भी यक्स रहा होगा। देखो पहला पारी, देखो अच्छे से समझाते हैं इसको, पहला पारी में भी क्या रहा होगा, यक्स रन रहा होगा। जो दूसरा पारी खेला होगा, वो दूसरा पारी मैंने 16 पारी तक अगर औसत रन यक्स मैंने माना है, तो औसत यक्स मानने का मतलब क्या, सभी यक्स है। यानी पहले पारी में भी यक्स रन बनाया होगा, दूसरी पारी में भी यक्स रन बनाया होगा, तीसरे पारी में भी कितने रन बनाया होगा, यक्स रन बनाया होगा। ऐसे वो 16 पारी तक कितने रन बनाया है, यक्स रन बनाया है, तभी तो 16 पारी तक औसत यक्स रहा होगा। दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए मेरे चैनल के, जैसे DP मनी स्टडी मेरा चैनल है, उसके प्ले लिस्ट में जाइए और UGC नेट का जो पहला वीडियो है DI का, उसमें जाकर देखिए, औसत कुछ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगी। औसत मतलब क्या, वही चीज़ सभी लोगों में समान। अब जब 17वीं पारी खेलता है तो 87 रन बनाता है, और 87 रन बनाते ही औसत में या तो वृद्धि या तो कमी या तो उतना ही, यही 3 ऑप्शन आते हैं। लेकिन कह रहा है कि 87 रन बनाते ही अपनी औसत रन में 3 की वृद्धि कर देता है। औसत रन में 3 की वृद्धि का मतलब क्या, औसत में 3 की वृद्धि का मतलब क्या, औसत में औसत x+3 हो जाता है। x+3 होने का मतलब क्या, 3 की वृद्धि हो जाता है। तो 3 की वृद्धि का मतलब क्या, सभी में 3, मैंने पहले पारी में भी 3 की वृद्धि, दूसरे पारी में, क्योंकि मैंने बताता हूँ कि औसत में जो होता है वो क्या होता है, सब समान होता है। तो कह रहा है कि औसत में 87 रन बनाते ही सभी में 3 की वृद्धि हो जाता है। तो इसमें भी 3 की वृद्धि क्यों, अगर वो 87 रन की जगह यक्स रन ही बनाया होता तो अभी भी 17वीं पारी में भी, अगर मान लो कि अभी भी यक्स रन बनाया होता, 17वीं पारी जो खेल रहा है वो 17वीं पारी में वो अभी भी यक्स रन ही बनाया होता, तो उसका औसत क्या हो जाता, यक्स रन ही बनाया होता तो उसका औसत यक्स ही रहता। लेकिन वो 87 रन बनाया, 87 रन बनाते ही औसत में 3 की वृद्धि हुई, औसत में 3 की वृद्धि यानी नया औसत x+3 हो गया। x+3 का मतलब क्या, औसत में 3 की वृद्धि का मतलब क्या, सभी में 3 की वृद्धि, सभी में 3 की वृद्धि, तभी तो औसत x+3 होगा। यानी ये भी x+3 हो गया, ये भी x+3 हो गया, ये भी x+3 हो गया, और ये भी x+3 हो गया। हमारा कौन सा, 16वीं पारी भी x+3 होगा और 17वीं पारी भी x+3 हो गया। अगर ये यक्स रन ही बनाया होता
तो कोई मान में परिवर्तन नहीं रहा होता। तो 17वीं पारी में क्या हो गया, x + 3 रन हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हम ये बताना चाहते हैं कि 17वीं पारी में कुल रन बनाया कितना। ध्यान से देखो, अभी यहीं से देखो चीज़ समझ में आएगी। 17वीं पारी में कुल रन बनाया कितना, इस 17वीं पारी में 87। अगर 87 की जगह यक्स रन ही बनाया होता तो तुम्हारा औसत यक्स ही रहता, ज्यों का त्यों वही रहता। लेकिन वो 87 रन बनाया तो सभी में क्या हो गया, 3-3 की वृद्धि हो गया, सभी में 3-3 की वृद्धि हो गया। यानी 87 रन में कुछ ना कुछ अधिक माल है। अगर वो अधिक मालावा को निकाल देते हैं, यानी 3-3 की वृद्धि, यानी कितना 3-3 की वृद्धि हो गया है, 1 से लेकर 17 तक 3-3 की वृद्धि हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अगर यक्स रन बनाया होता तो यक्स रन बनता, लेकिन वो कितनी पारी तक जो है, कितनी पारी खेलता है दोस्तों, तो कुल 17 पारी। तो 3 औसत रन की वृद्धि करता है, तो 1 से लेकर 17 पारी तक औसत, मतलब सभी में 3-3 की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर 87 रन अगर यक्स से बनाया होता, लेकिन यक्स रन बना के 87 बनाया है, तो कितना वृद्धि कराया है दोस्तों, तो 3-3 की वृद्धि कितना, 17 में 3-3 की वृद्धि, यानी 17 या 51, इतना की वृद्धि कराया है। अगर इतना वृद्धि नहीं बनाया होता, कितना वृद्धि बनाया, देखो ध्यान, 3-3 की वृद्धि कितने में हो जा रही है, 17 में हो रही है। अगर ये वृद्धियाँ नहीं किया होता, यानी 87 में से ये 51 रन, 17 या 51 रन नहीं बनाया होता, तो तुम्हारा यक्स से बनाया होता, जिससे औसत तुम्हारा नया यक्स से रहता, वही रहता। लेकिन चूंकि सभी में 3-3 की वृद्धि कर दे रहा है, यानी जो हो ना हो 87 इतना ज़्यादा है, जिसमें से उसमें से यक्स की वैल्यू रखने के बाद भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, जिससे 3-3 सभी में बांटना पड़ जा रहा है, तभी तो औसत उतना हो जा रहा। ठीक है, तो इस तरीक़े से तुम्हारा होगा 87 - 17 × 3, यही तुम्हारा उत्तर है। यही समझाने के लिए इतना ताज हम समझा रहे हैं। जो बच्चे इतना हकीकत ज्ञान को मन में ही समझ जाएंगे तो उसको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 87 - 51, 87 - 51 क्या होगा, ये तुम्हारा कि किसकी वैल्यू है, ये यक्स की वैल्यू है। ये किसी माने अगर 51 रन अधिक नहीं बनाया होता तो हमारा औसत यक्स ही रहा होता, यानी ये जो आएगा वो किसकी वैल्यू है, वो पुराने वाले औसत की ही वैल्यू है। तो क्या करो तुम, 87 में से क्या घटा लो, 17 या 51 घटा लो, तो 7 में से 1 गया, क्या बचा 6, और 8 में से 5 गया, क्या बचा 36। यानी पुराना औसत क्या रहा होगा, 36। अब ध्यान से समझो, यक्स की मान क्या है 36, अब यक्स की मान वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों 36। उल्टा समझो, अगर ये 17वीं पारी में 36 रन ही बनाया होता तो अभी भी औसत क्या होता, 36 ही होता, 36, क्योंकि यक्स की वैल्यू 36 है, 36 ही होता। लेकिन वो 36 न बनाकर 87 बनाया, यानी कितना अधिक बना दिया, 51 अधिक बना दिया। तो इस 51 में सबको समान दोगे ना, तभी तो नया औसत आएगा। तो सभी में कितना समान देना पड़ेगा, तो 17 से भाग करोगे, इसमें 17 51, यानी सभी में 3-3 अगर दे दोगे तो 51 तुम्हारा इसमें मेकअप हो जाएगा, और नया औसत तुम्हारा क्या बन जाएगा, नया औसत अब क्या बन जाएगा, ये तो पुराना औसत हुआ, नया औसत क्या बनेगा, यक्स + 3, यानी 36 + 3, यानी नया औसत अब 3 की वृद्धि, यानी 39 हो जाएगा। लेकिन पुराना औसत क्या है दोस्तों 36। तो ये कह क्या रहा है हम, ये बल्लेबाज ने इतना रन बनाया, इस प्रकार अपनी औसत संख्या में 3 की वृद्धि करता है, और 17वीं पारी के बाद उसका औसत 36 हो जाता है। 17वीं पारी के बाद औसत 36 हो रहा है दोस्तों, कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत 36 हो रहा है, बताओ ना। 17वीं पारी के बाद ये खेलने के बाद नया औसत हो जा रहा है क्या, 3 की वृद्धि, यानी 39 हो जा रहा है। और 17वीं पारी से पहले इसका औसत जरूर 36 रहा होगा, जरूर क्या रहा होगा, 36 रहा होगा। लेकिन अब क्या होता है, 3 की वृद्धि, यानी 39। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, 17वीं पारी के बाद औसत 36 है, नहीं, ये गलत है। 17वीं पारी से पहले, यानी 16 पारी तक औसत अगर पूछता, पुराना औसत पूछता, तो 36 सही था। इसलिए ये गलत है। एक गलत होते ही ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी तुम्हें अभी और भी मेहनत करनी है। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ और मेहनत करनी, ध्यान से देखो चीज़, और एक चीज़ देखो। अब फिर जो ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन कट गया, तो फिर जो ऑप्शन बचा उसको ध्यान से तुम देखो कि अभी फिर वही नियम अप्लाई करो। एक ऑप्शन कटते वही नियम अप्लाई करो कि क्या ऐसा चीज़ है जो सभी में कॉमन है, और क्या ऐसा चीज़ है जो सभी में कॉमन है। ध्यान से देखो, बी 2 में कॉमन है, सी इसमें, हाँ जी, सी है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। अब ये तो गलत हो गया, यानी सी सभी में कॉमन है, तो सी को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ए को मैंने हल कर लिया, सी को हमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं मिला। कितना फ़ायदा मिला है कि नहीं, ये टेक्निक अपना रहे हो तो सी को तुम्हें हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब सी को हल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी तुम बी और डी, ध्यान से देखो, अगर तुम बी और डी को हल कर लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें बी और डी दोनों को हल करना पड़ेगा, क्योंकि बी इसमें भी है, डी इसमें भी है। केवल डी भी हल कर लोगे तो काम नहीं बनेगा, केवल डी भी हल कर लोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी डी है। इसलिए बी और डी तुम्हें दोनों हल करना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ कहा जा सकता है ये, बी और डी दोनों तुम्हें हल करना पड़ेगा। कर रहा है, अब आगे देखो, तो हल करो, बी और डी दोनों हल करना पड़ेगा। तो भी देखो, 3/4 के बराबर भिन्न प्राप्त करने हेतु 6/7 के अंश और भाजक से घटाई जाने वाली संख्या का मान 3 है। आपको पता नहीं, 3/4 के बराबर भिन्न प्राप्त करने के लिए हेतु 6/7 के अंश, देखो 6/7 है, जैसे कह रहा है वैसे लिख लो।
3/4 के बराबर भिन्न प्राप्त करने के लिए 6/7 जो है इसके अंश ऊपर होता है और भाजक ये है। तो घटाई जाने वाली संख्या 3 है। कह रहा है कि इसमें से अगर 3 हम घटाते हैं, इसमें से 3 घटाते हैं तो हमें मिल जाना चाहिए क्या, 3/4 मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। प्रूव करो। 6 में से 3 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 3। LHS लेकर प्रूव करो, ठीक है। 3/4 लाना है। 6 में से 3 गया तो हुआ 3, 7 में से 3 गया तो हुआ 4, यानी 3/4 आना चाहिए। हाँ, ये तो सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है तो तुम्हारा उत्तर कौन कौन सही हो सकता है। बी ऑप्शन सही है, तुम्हारा उत्तर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये कन्फर्म हो गया कि ये नहीं होगा, ये कन्फर्म होगा कि ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें बी नहीं है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों में बी है, यानी तुम्हें डी को भी हल करना पड़ेगा तभी तुम्हारा काम बनेगा। तो चलो डी को भी हल कर लो। कह रहा है 1/, इसको भी देख लो। तो समझाना है आपको, इसलिए लग रहा है हार्ड है, लेकिन जब आप हल करने लगोगे तो 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व तुम कर सकते हो। देखो ये क्या है, 1 + 1/2। देखो ध्यान से, 1 + 1/2 क्या है, 1 + 1/2। फिर ब्रैकेट में 1 + 1/3। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/4। फिर ऐसे डैश 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 गुणा। देखो ब्रैकेट के इधर दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं निशान रहता है तो गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं हम, गुणा मानते हैं। तो 1 + 1/120 कर का मान 60.5 होगा। इसको हल करके बताना है कि क्या इसका मान 60.5 होगा। तो तुम LHS से लेकर क्या करोगे, हल करोगे। और कुछ बच्चे इसको देखकर डर जाएंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे देखो, इसको देखो और एक लाइन क्या करो कि इसको थोड़ा सा हल ही कर दो, अंदर वाला हल कर दो। देखो कुछ का ट्रिक मिल रहा है, कुछ ट्रिक मिल रहा है। अभी क्या करते थे कि ऊपर था तो उसको तोड़ते थे, अब अंदर वाला हल करो। एक बार देखते हैं कुछ काम बन रहा है कि नहीं। LHS केवल ले रहे हैं, इसका मान इतना निकाल कर हमें प्रूव करना है। लो 2 × 2 = 3, यानी 3/2। क्या बताया, यहाँ पर क्या होगा, गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट है। तो 3 × 3 = 4, यानी 4/3। 4 × 4 = 5/4। ऐसे क्या आता दोस्तों, ऐसे आगे क्या आता, तो ऐसे देखो 3 4 5, 2 3 4, तो ऊपर 5 है तो इधर 6 आता। यहाँ 4 है तो एक एक भी देखो, 2 1 3 1 4, नीचे 5 आता। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी इतना करने की। ऐसे ऐसे डैश 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 डैश, हाँ गुणे ये क्या होगा, 121/120, 121/120। अगर हम कहते इसके पीछे क्या आता था, क्या तुम बता देते, एक पीछे एक घटता, यानी यहाँ पर क्या आता, एक पीछे 120 आता। 120 है तो एक इससे क्या आता है, नीचे 119 आता है, यानी एक एक कम ना आ रहा है। एक एक देखो, 6 से 5 है, 5 से 4 है। इसके जस्ट पहले क्या आता है, एक कम आता है, एक कम आता है, ऐसे आता कि नहीं, बोलो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम। तो तुम्हें ये ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन एक हम समझा दिए। तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, ऐसे आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ तुम पाओगे। वो चीज़ क्या पाओगे दोस्तों, ये चीज़ ये पाओगे कि इसका जो पहला टर्म है, ध्यान से देखो, पहला टर्म 3 इस 3 से कट रहा है, यानी इसका पहला टर्म इसके नीचे वाला टर्म से कटेगा, यानी ऐसे ऐसे कट रहा है, ठीक है ना। ऐसे ये 6 तुम्हारा इससे नीचे वाले से कट जाता है। देखो ये 3 इससे कट रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे, यानी 120 किससे कट रहा है, देखो 120 से। 119 भी इधर वाला से कहीं से 119 कट गया होता, यानी यहाँ पर क्या बच रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ध्यान से देखो। तो ये तुम्हारा बच रहा है 1/2 बच रहा है, यानी नीचे वाला का प्रथम बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है, तो ऊपर वाला बच रहा है, यानी क्या बच रहा है, 121 बटा नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। यानी यहाँ भी तुम्हारा क्या बचा, तो इसको हल करने के बाद यहाँ भी तुम्हारा क्या बचा, तो इसको हल करने के बाद ये जो नीचे वाला 1/2 है, ये तुम्हारा बचा 1/2, और इसका ऊपर वाला बचा यानी 121। ये तुम्हारा क्या हुआ, 121/2। 121/2 माने 121 का आधा। मानो 121 का आधा नहीं कर रहे हो तो 120 का आधा क्या होगा, 60, और 1 का आधा क्या होता है, 0.5, यानी 60.5। यही है क्या RHS में, यही है, यानी डी वाला भी ऑप्शन क्या है, सही है। डी वाला ऑप्शन भी सही है, यानी डी भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, यानी कंफर्म हो गया कि यही ऑप्शन होगा। केवल बी नहीं सही है, डी भी सही है, इसलिए सी को तो देखना ही नहीं था, यानी बी और डी ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, सही आ गया। दोस्तों इसमें 3 तुम्हें ऑप्शन को 3 विकल्प को तुम्हें सॉल्व करना पड़ा। एक विकल्प ऐसे भी तुमने दिमाग लगाया तो एक विकल्प को तुम्हें बिना सॉल्व किए ही काम बन गया। तो इस तरीके से दोस्तों अगर दिमाग लगाओगे तो शॉर्टकट मेथड से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस हिसाब से देखो, सूची 1 और सूची 2 ये शब्द है, ये कोड है, कोडिंग में डिनोट किया है। तो मैंने बताया था तुम्हें A से Z तक तुम्हें नंबर याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू सीधे रखो। C की वैल्यू क्या है दोस्तों, C की वैल्यू होता है 3, तो C की वैल्यू मैंने लिखा 3, प्लस R का मान क्या होता है 18, फिर A का मान क्या होता है 1, फिर B का मान क्या होता है 2, जोड़ा 18 3 21, 21 1 21 1 22 2 24, यानी तुम्हारा
ए का तीसरा तुम्हारा क्या होगा, राइट होगा। ए का क्या तीसरा, ए का तीसरा दो में है। बी का देखो, बी का क्या होता है दोस्तों, 2 मान होता है। ए का 1, आर का जो है 18, के का होता है तुम्हारा 11। इस तरीके से इनको जोड़ो, 2 1 3 18, 21 और 11 32, यानी बी का तुम्हारा फर्स्ट, ए का थर्ड और ए का थर्ड इसमें था, और बी का फर्स्ट इसमें है, इसलिए ये तुम्हारा राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। चाहो तो सिंह का एक में देख लो, सिंह का देख लो, यस का कितना होता है, PQR यस टी 19 होता है। आई का क्या होता है दोस्तों 9, और यन का क्या होता है दोस्तों, यन का होता है 14, जी का होता है 7। जोड़ो 19 9 28 और 10 38 4 42 7 49, यानी डी का दूसरा, इसमें देखो डी का दूसरा है ये तुम्हारा राइट आंसर। 3 नंबर क्या है राइट आंसर। देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल तुमने कितना इजी से देखा, ये कैसे तुमने सॉल्व कर लिया, मैं बार बार बताता हूँ कि तुम प्लेलिस्ट के DI के फर्स्ट वीडियो में जाओगे तो ये सारी बातें मैंने बता दिया था वहीं पर। तो चलो दोस्तों, अब ऐसे ही नेक्स्ट जो है वीडियो में आपके नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। इसी तरीक़ा से अगर आप क्वेश्चन जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।